तो जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी, फैट लॉस जर्नी शुरू किया था, उस टाइम मेरे को कितनी चीज़ों के बारे में पता नहीं था। और आज जब मैं मुड़ के देखता हूँ अपने उस पास्ट एक्सपीरियंस में, तो मैं सोचता हूँ कि आज के टाइम में मुझे जो नॉलेज है, अगर मुझे आज से 2 साल पहले वो नॉलेज होता जो मुझे आज है, तो मेरा एंटायर फैट लॉस या वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन जो जर्नी है, वो ना सिर्फ फास्ट हो जाता, बल्कि उसका रिज़ल्ट अभी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेटर भी आता। खैर, जो पास्ट में है, वो पास्ट में है। अभी तो उसके बारे में ज़्यादा सोच के कुछ कर नहीं सकते। बट आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ उन टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर करने वाला हूँ, जिसके साथ शायद अगर आप अपने फैट लॉस या वेट लॉस जर्नी में स्टार्टिंग में हो, तो आपको आगे चल के सबसे बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं ना। पॉइंट नंबर 1, द कार्डियो ट्रैप। इनिशियली मुझे लगता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, तो मुझे जिम जाना नहीं चाहिए। जिम जाने से मुझे लगता था कि मेरा सेल्फ एस्टीम इतना लो है तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि मैं इतना मोटा हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता। जिम के 10 में से 9 लोग मेरे से बेटर दिखते हैं। तो मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था खुद पे या खुद की अपीयरेंस पे कि मैं उधर जाऊँगा तो कैसे सबको फेस करूँगा। इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं कार्डियो ही करूँगा वेट लॉस के लिए, और मैंने इंटायरली वेट्स को छुआ भी नहीं अपने वेट लॉस जर्नी में। रिजल्ट इसे हुआ क्या, ऑल्दो मेरा वेट लॉस सक्सेसफुल रहा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कार्डियो करने से आपका वेट लॉस नहीं होगा, या कार्डियो को बुरा नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि बाद में जब मैंने वेट लॉस कर लिया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि मैं वेट ट्रेनिंग जिम वगैरह नहीं जाता था, इसकी वजह से मेरा जो मसल मास है बहुत ज़्यादा कम था। इवन दो वेट स्केल में मेरा वेट बहुत कम दिखा रहा था, बट मैं एक्चुअली एक स्किनी फैट फेज में आके फंस चुका था। मैं कपड़ों के साथ पतला तो दिखता था, पर कपड़े उतार देने के बाद कहीं कहीं पे मेरे फैट अभी भी जमा था। वो इसलिए ख़राब दिखता था क्योंकि बॉडी में मसल मास ना के बराबर था। इन जनरल भी मेरे पास मसल ज़्यादा नहीं था जब मैं मोटा था, एंड बहुत एग्रेसिव वेट लॉस, बहुत एग्रेसिव कार्डियो करने की वजह से बचा कुछ जो मसल मास था वो भी मैंने खो दिया था, वो भी मैंने बर्न ऑफ कर दिया था। तो अगर उस टाइम में मैं खुद को कन्विंस करके जिम जा पाता, इवन अगर जिम नहीं भी जाता, अगर मैं घर में ही डंबल्स वगैरह के साथ अच्छे से वेट लिफ्टिंग करता, चेस्ट हो गया, शोल्डर्स हो गया, बैक हो गया, उसको अच्छे से ट्रेन करता, तो मुझे कार्डियो के कंपैरिजन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता। मैं वेट लॉस के साथ साथ मसल भी गेन कर पाता, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल जो मेरा अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गया था। क्योंकि ट्रस्ट मी, मसल से आपका जो बॉडी का टोनिंग है, उससे अच्छा आपको कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता। जैसे जैसे आप मसल बॉडी में गेन करते जाओगे, आपका बॉडी एक अच्छे शेप में आने लगेगा, गिवन द फैक्ट कि आप सही मसल्स को सही तरीके से ट्रेन कर रहे हो। तो और अगर मैं आज पीछे जा पाता, तो मैं खुद को ये ज़रूर बोलता कि कार्डियो को रख के मुझे वेट ट्रेनिंग करना चाहिए। आप वेट ट्रेनिंग भी मिनिमम दिन में 1 से 2 घंटा करो, तो आप उसमें भी कैलोरी बर्न करोगे, एंड साथ ही साथ आप मसल भी गेन करोगे, आप अपने मसल्स को ट्रेन भी करोगे, आपका बॉडी टोन भी होगा साथ ही साथ। पॉइंट नंबर 2 है ऑल इन और ऑल आउट माइंडसेट। ये माइंडसेट बेसिकली ये है कि जब मैं फैट लॉस शुरू किया था, मुझे लगा था कि अब मुझे फाड़ के रख देना है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मैं दुनिया का सबसे हार्डेस्ट चैलेंज लूँगा और उसको कंप्लीट करके दिखाऊंगा, जो कि कुछ हद तक सही भी था। बट अगेन इशू ये हो गया कि ऑल इन ऑल आउट माइंडसेट से मैं एक परफेक्शनिज्म की ओर जा रहा था, मुझे सब कुछ परफेक्ट करना था। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं कि मुझे अपना कैलोरीज को कम से कम रखना था, इनटेक को, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बर्नआउट करना था कैलोरीज को। मैं क्रैश डाइटिंग करता था, प्रोटीन इनटेक को ज़्यादा देखता नहीं था, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह को देखता नहीं था, अपने मैक्रोज को देखता नहीं था। मेरा बस एक ही गोल था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बर्नआउट करूँ और कम से कम इनटेक करूँ, और उसको करने के लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश किया। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी शुरू कर दिया। तो बेसिकली हुआ क्या, मैंने एक टाइम में बहुत सारे हार्ड चीज़ों को शुरू करने का ट्राई किया, जिसकी वजह से हुआ ये कि वो मेरे नॉर्मल लाइफस्टाइल से इतना डिफरेंट होने लगा कि मुझे उसको सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट लगने लगा। एंड इवेंचुअली एट सम पॉइंट मेरे को मन किया कि मैं सब कुछ अबैंडन करके ये सब बंद कर दूँ। अगर मैं आज अपने उस वाले वर्जन को समझा पाता, तो मैं ये बोलता कि यार, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। अगर मेरे को आज वेट लॉस शुरू करना है, तो एक काम करता हूँ, मैं फर्स्ट कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करता हूँ, उसके साथ वेट ट्रेनिंग करता हूँ। नेक्स्ट, अगर मेरे को ये कंफर्टेबल होने लगा, तो मैं थोड़ा सा कार्डियो भी इंप्लीमेंट करूँगा, एंड आगे चल के इंटरमिटेंट फास्टिंग भी इंप्लीमेंट करूँगा। बट मुझे सारी चीज़ों को एक साथ परफेक्ट बनने के चक्कर में, क्रैश डाइटिंग करके एक्सपर्ट बनने के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे होगा क्या, अगर आप एक बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट भी हो, ये चीज़ एक्चुअली बहुत हार्ड है। आपको बहुत इंसेन लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन, विल पावर लगेगा इस चीज़ करने में, और इस चीज़ को आप ज़्यादा देर तक सस्टेन भी नहीं रख सकते। इन दी एंड होगा कि आपका कंसिस्टेंसी एक बार ब्रेक हुआ, फिर उसको आपको मेंटेन करने में बहुत इशू हो जाएगा, जिसकी वजह से अगेन आपका प्रोग्रेस हॉल्ट हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली आपको करना ये है
यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक। आपको धीरे धीरे चीज़ों को अप्रोच करना है, बट इन दी एंड आपको सारी चीज़ें करनी है, बट इन सच अ वे कि आपको वो बहुत डिफिकल्ट ना लगे, बहुत ओवरवेलमिंग ना लगे, एंड आप उसको कंसिस्टेंटली एक लंबे समय तक, जैसे कि 2 साल या 3 साल तक कंटिन्यू कर सको। मेन चीज़ आपका गोल होना ये चाहिए कि आपको वेट बस लॉस ही नहीं करना, आपको फैट लॉस ही नहीं करना, आपको सेम कंडीशन में खुद को एक लंबे टाइम तक रखना है। मीन्स आपको सस्टेन करना है, मेंटेन करना है आपके उस वाले फिजिक को। नेक्स्ट पॉइंट होगा टोटली अवॉइडिंग एवरीथिंग दैट आई लव। इस पॉइंट का मेरा मतलब ये है, देखो आपको सबको पता है कि वेट लॉस करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में होना ही पड़ेगा। उस टाइम मैं ये किया करता था कि मैं जो भी मेरा फेवरेट खाना है, जिससे भी ज़्यादा कैलोरीज होता था, जो भी मुझे खाने से अच्छा लगता था, मैं सब कुछ अवॉइड कर देता था। इससे हुआ ये कि आफ्टर अ वाइल जब मैं कुछ अपने पसंद का चीज़ मेरे डिस्पोजल में आता था, तो मैं खुद को काबू ही नहीं कर पाता था। मैं ऐसे टूट पड़ता था, और जितना मेरा मेहनत 1 हफ्ते का है, मैं सब कुछ खो देता था आपको बिंज ईटिंग करने की वजह से। तो इस पॉइंट में अगर मैं खुद को समझाना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा कि आप एक काम कीजिए, आपका जितना भी टोटल कैलोरी बजट है, फॉर एग्जांपल आपको दिन का 2000 कैलोरीज खाना है फॉर एग्जांपल, तो आप 2000 में से 1800 आप अपने क्लीन डाइट रखिए, जिसमें आप हाई प्रोटीन, गुड फैट्स, गुड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह सब इनटेक करो। और लास्ट का जो आपका 200 कैलोरीज है, आप वो वाला किसी ऐसे फूड के लिए रिजर्व रखो जो आपको खाना बहुत पसंद है। इससे होगा क्या कि आपको आपका डाइटिंग फेज़, आपका जो परहेज़गी वाला फेज़ है, वो ज़्यादा चुभेगा नहीं। अगर आप खुद को डेली 200 या 300 कैलोरी के बजट के हिसाब से आपका कोई मनपसंद चीज़ खाते रहोगे, ओवर अ लॉन्ग टाइम अगर सेम चीज़ आपको किसी दिन एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में खाना पड़े, तो आपको ना वो तलब नहीं रहेगा, वो एक राक्षसपना नहीं रहेगा आपके अंदर कि आप जैसे ही खाने को देखो टूट पड़ के खा जाओ उसको, तो वो मन नहीं करेगा। क्योंकि बेसिकली आपने रोज़ रोज़ अपने आप को सेम चीज़ खिला खिला के छोटे अमाउंट में ही वो आपको इम्यून कर दिया है कि अगर वो चीज़ सेम चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, तब भी आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे। तो बेसिकली अगर आपने ये कॉन्सेप्ट विश कन्या का नाम सुना होगा, तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि एक लड़की को बचपन से थोड़ा थोड़ा जहर देते हैं, सो दैट उसका इम्यून सिस्टम उसको अडेप्ट कर ले। तो आगे चल के वो अगर ज़्यादा जहर भी कंज्यूम कर लेती है, तब भी उसका इम्यून सिस्टम में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, वो जिंदा रहती है। तो आपको भी अपने आप को वैसे ही ट्रेन करना है, आपको प्रोग्रेसिवली थोड़ा आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ जो आपको अच्छा लगता है वो अपनी डेली डाइट में रखना है, बस कंट्रोल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही रखना है, सो दैट आप आगे चल के खुद को बिंज ईटिंग करने से कंट्रोल कर सको। बेसिकली ये पॉइंट का मतलब यही है ना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इग्नोरिंग हेल्दी फैट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अपने वेट लॉस जर्नी में मैं इतना फोकस था अपने कैलोरीज को लेके, अपने प्रोटीन को लेके, कि मेरे पास फैट्स, खास करके हेल्दी फैट्स जो हो गया, वो सब खाने का बजट ही नहीं था, और मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को तो टोटली इग्नोर कर दिया था। बट लेटर मेरे लाइफ में मुझे पता चला द इम्पॉर्टेंस ऑफ विटामिन डी एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एक्सेट्रा। जब मुझे इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में पता चला और मैंने ये चीज़ों को धीरे धीरे अपने डाइट में इंक्लूड करने लगा, मुझे पता चला कि यार ये चीज़ तो सुपर फूड है। बेसिकली आपके एंटायर डे को चेंज करने का इनमें ताकत होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो आपका विटामिन डी जो है आपके इम्यून सिस्टम को, आपके मूड को, दोनों को अपलिफ्ट करता है। जो आपका हेल्दी फैट्स हो गया, फॉर एग्जांपल ओमेगा 3 हो गया या फिर एग योक हो गया, इस सब में इतने सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, इतना गुड फैट्स होता है कि वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई रखता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका हाई होने से एज अ मेल आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है, आपको एक खुश मिजाज मिलता है, आपको मसल मास आपका इंक्रीज होता है, आपको जस्ट इन जनरल बेटर फील होता है, आपके हार्मोन लेवल्स अच्छे रहते हैं। ये बात इस टाइम जब मैं कैलोरी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया करता था, मेरे को ये बात कोई समझाने वाला नहीं था, एंड मैं खुद भी बहुत ज़िद्दी था। मुझे लगा था कि यार बस कैलोरीज को देख लिया, प्रोटीन को देख लिया, रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि सच बात है। बट अगर आपको फ्लॉलेसली एक बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, मीन्स आपको अपने स्किन के, बाल के, नेल्स के, अदर बॉडी पार्ट्स के भी बेनिफिट के लिए एक अच्छा रिजल्ट चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन से, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप ट्राई करो अपने खाने में कैसे भी करके, इधर सप्लीमेंट्स की तरह हो या फूड्स की तरह हो, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स वगैरह को ऐड करो। खास करके थोड़ा बहुत हेल्दी फैट्स, खास करके एग योक हो गया या एक होल एग हो गया, ये सबको ऐड करो। इससे आपको हेल्दी फैट्स भी मिलेगा जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा, और बाकी के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे जो इंटर्न आपके ओवरऑल बॉडी के फंक्शन को, के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को, जैसे कि आपका हेयर हो गया, टीथ हो गया, आपका स्किन हो गया, ये सबको भी वो बहुत अच्छे से निखार के लेके आएगा बेसिकली। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये पार्ट आ जाता है स्ट्रेस एंड स्लीप। तो ये दोनों को मैंने एक ही पॉइंट में इसलिए रखा क्योंकि दोनों काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड है। जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो तो आपका नींद ठीक से नहीं आता। अगेन जब आपको ठीक से नींद नहीं आता है तो अगले दिन आप एंशियस रहते हो, आपका मूड चिड़चिड़ा होता है, और काम या फिर पढ़ाई की वजह से आपको इंटर्न फिर और ज़्यादा स्ट्रेस होता है। देन
वही स्ट्रेस फिर आपको अगले दिन नींद खराब कर देता है। तो बेसिकली एक विशियस साइकिल हो गया, एक चेन साइकिल हो गया कि आप कुछ भी करो, स्ट्रेस भी कम नहीं हो रहा है और नींद भी पूरी नहीं हो रही है। बट आपको एक चीज़ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यार आपका चाहे वेट लॉस हो, चाहे मसल गेन हो, चाहे आपका पढ़ाई वगैरह हो गया हो, आपका माइंड तभी रिलैक्स करेगा, आपका बॉडी तभी हील करेगा, आपका बॉडी तभी रिकवर करेगा, आपका बॉडी तभी ग्रो करेगा जब आप एक प्रॉपर स्लीप लो। स्लीप ही वो टाइम है जिसमें आपका बॉडी खुद को रिपेयर और ग्रो करता है। अगर आपका स्लीप सही से नहीं होगा तो आप दिन भर में कितना ही अच्छा खाना खा लो, कितना ही अच्छा वर्कआउट कर लो, कितना ही अच्छा पढ़ाई कर लो, कुछ भी आपको फ़ायदा उसका मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ों के फ़ायदे एक्चुअली स्लीप से ही कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आपको कोई भी तरीके का अच्छा रिजल्ट चाहिए तो मेक श्योर कि आप स्लीप पे फोकस करो। अगर आप अपने स्लीप को फिक्स कर लोगे, मीन्स आप 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप अगर आप डेली कंप्लीट कर लोगे तो खुद रियलाइज होगा कि आपको कितना बेटर फील करता है। स्लीप साइकिल पूरा होने की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल भी कम रहता है। आई नो इंसानों के लाइफ में काफ़ी चीज़ों का स्ट्रेस रहता है और कितने लोग स्ट्रेस लेना चाहते भी नहीं है, बट मिल जाता है उनको स्ट्रेस, उसमें कुछ कर नहीं सकते, सबका अपना अपना ज़िंदगी है। बट हम लोग इसमें एक चीज़ ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम ट्राई करेंगे अपनी नींद को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने का, अच्छे क्वालिटी के स्लीप को लेने का, सो दैट हमारा स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिसोल लेवल कम से कम रह पाए। अगर हम स्ट्रेस और स्लीप को फिक्स कर लेंगे तो इवेंचुअली हमारा बॉडी का रिकवरी, ग्रोथ या फिर वेट लॉस, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी एंड इससे आपका इंटर्न मूड भी अच्छा रहेगा। इसी के साथ ये वीडियो होता है पूरा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट।